स्ट्रैटेजिक लेवल E3, P3, F3। एग्जाम भी ऐसे ही पहले होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, E3, P3, F3। हाँ, लास्ट में F3 का एग्जाम होता है। सब 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब कोई भी जन कोई भी एग्जामिशन लेके सीमा में गया होगा, यहां सब बराबर है। अब किसी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब डिस्टिंक्शन इसके पहले तक ही होता है। जो जैसे लेवल पे उसको 100 नंबर का पेपर देने। तीनों पेपर के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन होगा तीनों में। सेक्शन ए 50 मार्क्स केस स्टडी, केस स्टडी बेस्ड ऑन प्री सीन मटेरियल। सेक्शन ए 50 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड ऑन प्री सीन मटेरियल, बता रहे हैं, बेस्ड ऑन प्री सीन मटेरियल। ब्रैकेट में 4 क्वेश्चंस विल बी गिवन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस। मतलब आपको केस स्टडी के बेसिस पे 4 क्वेश्चन मैक्सिमम देंगे, 4 ABCD करके। अब वो लोग क्या करते हैं, ए में रोमन 1 रोमन 2, बी में रोमन 1 रोमन 2, बोलने के लिए 4 हुआ, वो 7-8 क्वेश्चन बन जाता है उनका, ठीक है, हर केस स्टडी में। सेक्शन बी 50 मार्क्स, 25 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स ईच 2 क्वेश्चन। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, आपकी बार एक चॉइस है, पहला बार 25 मार्क्स 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, मतलब दिया रहेगा 3, करना 2 है। बेस्ड ऑन शॉर्ट सिनेरियोस, बेस्ड ऑन शॉर्ट सिनेरियोस, शॉर्ट सिनेरियो। हम लोग यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो तरह का सिस्टम है, ये वो लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट गेटवे सब में ला रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। ये खाली स्ट्रैटेजिक नहीं है, फुल सिलेबस रिवाइज्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2015। खाली स्ट्रैटेजिक नहीं, सब में ऐसे ही पढ़ाना है मेरे को। सब में क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग 3 पेपर पढ़े थे ना, E2, P2, F2, एक एग्जाम दिए थे, तो नेक्स्ट ईयर से गेटवे में 2 पेपर है। एक पेपर ऐसे ही केस स्टडी जो 50 नंबर है, 100 नंबर का, और दूसरा पेपर पूरा MCQ रिलेटिंग टू ऑल द 3 पेपर्स, 100, 100, 200 मार्क्स। यू क्वालिफाइड बाय गिविंग 1 पेपर, इन फ्यूचर स्टूडेंट हैज टू गिव गेटवे एग्जाम 2 पेपर। जो ऑपरेशनल लेवल, मैनेजमेंट लेवल, जो लोग शुरू से सीमा करते हैं, ऑपरेशनल लेवल में E1, P1, F1 3 पेपर है, तीनों का 3 अलग अलग पेपर, और तीनों को मिला के इंटीग्रेटेड केस स्टडी। जो केवल यहां था वो वहां भी, यानी कि ऑपरेशनल लेवल का 4 पेपर हो गया बेसिकली, E1, P1, F1 3 अलग अलग पेपर, और तीनों को मिला के इंटीग्रेटेड केस स्टडी। ऑपरेशन के बाद मैनेजमेंट लेवल फिर से E2, P2, F2 3 पेपर, तीनों का मिला के इंटीग्रेटेड केस स्टडी, ठीक है। वैसे ही स्ट्रैटेजिक लेवल तो चल ही रहा है, तो टॉप सीमा हटाकर स्ट्रैटेजिक लेवल में नेक्स्ट ईयर से क्या हो रहा है, ये 3 पेपर और तीनों का मिला के एक और इंटीग्रेटेड केस स्टडी, 4 पेपर। तो जो लोगों का इस साल टॉप सीमा नहीं होगा, उन लोगों को नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड केस स्टडी ऑफ स्ट्रैटेजिक लेवल देना पड़ेगा। बात बराबर ही पड़ रहे हैं, टॉप सीमा देते उसमें भी इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, और यहां भी स्ट्रैटेजिक लेवल अगर ये तीनों कर लिए तो अपने को नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेटेड केस स्टडी ऑफ स्ट्रैटेजिक लेवल का देना पड़ेगा। मान लो कोई जन नवंबर में उसका टॉप सीमाएं नहीं देता एग्जाम, तो उसको भी तुम लोग के जैसे ही इंटीग्रेटेड केस स्टडी स्ट्रैटेजिक लेवल का एग्जाम देना होगा। ये केस स्टडी का क्या मतलब है, एग्जाम में वो लोग आपको एग्जाम से 1 से 1.5 महीना पहले, मतलब हम लोग का एग्जाम नवंबर मिड में है, 19 नवंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक में 7 तारीख के अंदर वो लोग एक इंडस्ट्री के बारे में, एक पर्टिकुलर कंपनी का पूरा राइटअप आपको देंगे। सबको मेल कर देता है, वेबसाइट पे भी अपलोडेड रहता है। उसमें मान लो, समझ लो मारुति कंपनी के बारे में वो लोग लिखा, तो पहले वो लोग लिखा है इंडस्ट्री बैकग्राउंड, मोटर कार कंपनी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद मारुति कंपनी का बैकग्राउंड, कौन प्रमोटर है, किसके पास कितना शेयर है, मारुति कंपनी क्या क्या टाइप की कार बेचती है, कंपटीटर्स कौन है, किससे सामान खरीदती है, कैसे कस्टमर से बेचती है, क्या कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा चीज राउंड अबाउट 8 to 10 पेजेस लिखा रहता है।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री सीन मटेरियल। प्री सीन क्यों? बिकॉज आपने तो पहले एग्जाम के पहले देख लिया ना कि क्या केस स्टडी आने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट को 1 से 1.5 महीना पहले बता दिया जाता है कि भाई एग्जाम में ये वाली इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन ए में हर पेपर का एक ही रहेगा, वो अलग अलग नहीं है। दैट इज कॉमन प्री सीन मटेरियल फॉर ऑल द 3 पेपर्स। क्या? एक सेकेंड, हम लोग अभी मैंने क्या, एक सेकेंड कंफ्यूज हो गया। हम बोल रहे नेक्स्ट ईयर से इसका तीनों का मिला के एक इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी तो सिस्टम ये 3 ही पेपर है। तो हम लोग को अभी नवंबर में अक्टूबर 7 तारीख तक एक केस स्टडी वो लोग होता है, कौन सी इंडस्ट्री के बारे में राइटअप दे देगा 8 से 10 पेज का। वो राइटअप तीनों पेपर में कॉमन माना जाता है। अभी तीनों में उसको बेस करके 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी को बेस करके। लेकिन प्री सीन के साथ हर पेपर में 2 से 3 पन्ना का अनसीन पोर्शन और डालेगा वो लोग अलग से एग्जाम के दिन ही बताएगा। अनसीन, इसीलिए उसका नाम क्या है? अनसीन। प्री सीन मीन्स you know beforehand before going in the exam, and unseen means in each paper 2 to 3 page write up will be separately given on the exam day, जिसको बेस करके जो प्री सीन था और जो अनसीन उन्होंने दिया उसको बेस करके वो लोग 50 नंबर का क्वेश्चन देंगे। अभी जो हम लोग का एग्जाम होगा नवंबर में, तीनों पेपर में 50-50-50, और ये जो बैलेंस 50 नंबर का है ये आपको उसी दिन एग्जाम में ही दिखेगा। एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पेज का एक राइटअप दिया रहेगा, उसके बेसिस पे दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स। तो यहां पर 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 करना रहेगा, और केस स्टडी में तो जितना क्वेश्चंस वो लोग 50 नंबर का देंगे वो आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से क्या हो रहा है, ये तीनों का जो एक एक पेपर होगा वो एमसीक्यू है। तीनों पेपर का 3 अलग अलग 100 नंबर का एमसीक्यू, 90 मिनट्स 60 एमसीक्यू, 90 मिनट का पेपर होगा और 60 एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिक्स्ड है वो। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2015 आ गया है, बस ये आखिरी बार एग्जाम हो रहा है। 1 जनवरी 2015 से ही चालू हो। हर पेपर का एक एमसीक्यू, सब लेवल में, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक, सब में। जैसे तुम लोग को पूरा 100 नंबर का एमसीक्यू मैंने बोला ना गेटवे में करेगा, तो वैसे सब पेपर का अपना अपना 100 नंबर का एमसीक्यू है, ठीक है। 90 मिनट का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 क्वेश्चंस। ये जो एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर से, ये एग्जाम का कोई डेट नहीं है, आपको जब देना है तब दीजिए, नो डेट। इट विल बी कंडक्टेड इन पियर्सन्स कंप्यूटर सेंटर। ऑलरेडी कोलकाता में 7-8 पियर्सन कंप्यूटर सेंटर है, वो लोग का ऑलरेडी बातचीत चल रहा है। राउंड अबाउट 25 सेंटर्स हो जाएंगे पूरे कोलकाता में। तो आपके घर के बगल में जो भी पियर्सन्स कंप्यूटर सेंटर है, आप उसमें एग्जाम डेट बुक कर लीजिए, आप जाके एग्जाम दे लीजिए। आप एग्जाम देंगे, सबमिट करेंगे, मार्क्स उसी टाइम पे, पास फेल उसी टाइम पे। हाँ सर, एकदम बैठिए ना, कौन मना किया। यानी कि नाउ यू डोंट हैव टू वेट फॉर 6 months, यू आर अलाउड टू गिव एग्जाम ऑन एनी डे। कभी भी आप एग्जाम देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी होगा, जो तीनों का मिला के 100 नंबर का, वो लोग वही सिस्टम रखा है कि आपको पहले प्री सीन बता देंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जाम होगा। वो एग्जाम साल में 4 बार होगा, वो कभी भी नहीं होगा, वो 4 बार। यानी कि इन प्लेस ऑफ 2 times in a year, the examination will be conducted 4 times in a year. मार्च, मई, सितंबर, नवंबर, 4 बार एग्जाम होने लग जाएगा। तो एक स्टूडेंट के लिए यह सुविधा है कि वो एग्जाम अगर प्लंग करता है एमसीक्यू वाला, तो कल परसों ही दे लो, और जहां तक केस स्टडी वाला एग्जाम है वो 3 महीना उसका वेस्ट होगा। यानी कि स्टूडेंट जल्दी से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया। अब कोई सोचेगा वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब क्या सोच रहे हैं, वो लोग मन में ऐसा लग सकता है। तो एक्चुअली सीमा इंस्टीट्यूट का सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या चीज पे है कि जब आप सीमा बनेंगे तो कॉरपोरेट्स आप में क्या चाहते हैं, कॉरपोरेट्स का रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको अगर कोई जॉब चाहिए तो कॉरपोरेट्स आप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहती हैं। तो इन लोग का कॉरपोरेट से कंटिन्यूअस लेवल पे एमएनसीज वगैरह सबसे बातचीत होते हैं। हर सेक्टर के लिए इनका अलग से टीम है, कॉरपोरेट से मीटिंग करना, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग से मिलना और समझना कि उनका क्या जरूरत है। तो उन्होंने ये एनालाइज किया है
कि कॉर्पोरेट्स लोग केस स्टडी वाला चीज चाहते हैं। कॉर्पोरेट्स लोग ये चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर पढ़ के आया तो अगर कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है तो वो प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करेगा, कैसे उसके ऊपर डिसीजन लेगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा, प्रॉपर डिसीजन कैसे ले। इसलिए उस चीज को फोकस करते हुए उन्होंने सब जगह क्या किया है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी शुरू से ही डाल दिया। दूसरा, हम लोग ऐसा बोलते हैं जैसे हम लोग भी एमसीक्यू गेटवे लेवल में था ही 25 नंबर का। मेरे को ऐसा लगता है कि एमसीक्यू का एग्जाम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है, क्योंकि कैट का एग्जाम देख लो एमसीक्यू होता है, कोई भी हाई लेवल का ये जो एग्जाम होता है ना, क्या बोले, जितना भी एग्जाम होता है सब एमसीक्यू होता है। आदमी को लगता है एमसीक्यू जय माता दी कर लेंगे, लेकिन वो जय माता दी होता नहीं है। जब तक आपको डिटेल एनालिसिस चीज के बारे में बारीकी से नॉलेज नहीं है, एमसीक्यू में पास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एमसीक्यू से स्टूडेंट का फोकस और बढ़ेगा, वो चीजों को और बारीकी से देखेगा, उसको ज्ञान अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने चेंजेस किया। जहां तक सिलेबस की बात है, सिलेबस तो 90% वही है। थोड़ा बहुत कोई चीज जैसे रिस्क मैनेजमेंट, यहां हम लोग कभी पढ़े नहीं है अभी तक। रिस्क मैनेजमेंट P3 के अंदर है। वो लोग P3 को हल्का करके, जितना भी बुक है ना इनका, सबसे ज्यादा मोटा बुक P3 का ही है, हाईएस्ट वेट, सारा रिस्क यहीं भर दिया। तो वो लोग क्या किया, नए सिलेबस में थोड़ा थोड़ा P3 का एरिया P2 P1 में भी डाल दिया, स्प्रेड आउट कर दिया, और रिस्क को थोड़ा और इंक्लूड किया है। कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसको हटा दिया, वैसा किया। मतलब सिलेबस वाइज देयर इज नो चेंजेस एज सच, बट द पैटर्न ऑफ गिविंग एग्जाम्स इज डिफरेंट। अब उनका यह कहना है जो भी स्टूडेंट सीमा कर रहे हैं वो लोग 2014 तक जितना पेपर कंप्लीट कर पाए कर लीजिए, जितना हद तक आप जा पाए, क्योंकि आपको नए सिस्टम में नहीं जाना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेटेड केस स्टडी का एग्जाम है, हम लोग को तो देना ही है स्ट्रैटेजी में, लेकिन और दूसरे लेवल में नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आप अपना चेष्टा करिए कि आप नवंबर तक जितना कंप्लीट कर सके वो अच्छा। बिकॉज अगर किसी का नवंबर में ऑपरेशनल लेवल हुआ है तो उसको इंटीग्रेटेड केस स्टडी ऑपरेशनल लेवल का 2015 में नहीं देना पड़ेगा, उसको सीधा मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी देना है। आपका ग्रुप क्लियर है तो आपको उसका इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी एग्जाम नहीं देना है। नहीं, एक देना है ना, जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी स्ट्रैटेजी के लेवल में डाला है वो एग्जाम देना है। तो वो मार्च में एग्जाम होगा। मान लो मार्च में नहीं भी दे पाए तो मई में मैक्सिमम, हम तो एक एग्जाम तो दे पाएंगे ना, वैसे क्यों नहीं देंगे, लेकिन हम वर्स्ट बात कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाला एग्जाम देना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे हम इसी बार टॉप सीमा भी दे लेते हैं, मान लो एक बात सोचोगे, तो पहले तो इंस्टीट्यूट अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट स्ट्रैटेजिक लेवल के साथ टॉप सीमा देना अलाउ नहीं करते हैं, तो आप वो दे ही नहीं सकते। दूसरा बात, स्ट्रैटेजिक लेवल का केवल एक पेपर का एग्जाम आप नहीं दे सकते। मान लो हम सोचेगा हम केवल F3 पढ़ के एग्जाम देगा, फीस तीनों का भरना होगा। ओल्ड सिस्टम जो अभी 2014 तक चल रहा है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजिक लेवल का तीनों पेपर का एग्जाम एक साथ ही देना होगा। यू कैनॉट सिट फॉर वन पेपर, यू हैव टू सिट फॉर ऑल द 3 पेपर्स। आगे जब एमसीक्यू वाला होगा तब आप कोई एक भी दीजिए, मतलब नहीं है, लेकिन अभी तीनों पेपर एक साथ। तो अपने लिए गोल्डन चांस है कि अपने नवंबर में ये क्लियर कर लें, बिकॉज नवंबर में क्लियर करने का चांस भी बहुत ज्यादा होगा। सिंस लास्ट बार एग्जाम है तो वो लोग जनरली पुराना सिस्टम में निकालना ही चाहेगा, पासिंग रेट अच्छा ही रहेगा। तो अपने क्यों उसको डेफर करें, जब मोटा मोटी अपना कोर्स खत्म हो रहा है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं देना चाहिए। फ्यूचर में थोड़ा फीस वगैरह भी बढ़ेगा, 4-4 पेपर रहेगा ना, डेफिनेटली 4-3 पेपर के बजाय दे आर आस्किंग फॉर 4 पेपर्स, सम नॉमिनल 10-20% फीस वो लोग बढ़ाए गए, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए अपने को इस नवंबर में ये एग्जाम पास करना है, ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू क्लियर इन दिस टर्म ओनली। अब ये जो 50 नंबर का केस स्टडी होता है, ये हम लोग को जो लर्निंग पार्टनर लिस्टेड तुम लोगों से 20-25 दिन पहले बता दिया जाता है। मतलब तुम लोग को बताएगा अक्टूबर 1st वीक में स्टूडेंट को, हमको बताएगा सितंबर 1st वीक में। हम तुम लोग को बता ही देगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमको बताया तो हम तो तुम्हारे लिए ही है यार, हम उसी दिन आपके साथ शेयर कर लेंगे। हम लोग को क्या करना पड़ता है इसमें जब वो केस स्टडी है उससे ये नहीं सोचना है कि उसमें कोई आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर कहां से आएगा। उसमें आपको एक एरिया बता दिया गया कि मान लीजिए आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप उस इंडस्ट्री के बारे में छानबीन कर लिए, अपना नोट्स बना लिए, जो बुक्स में पढ़े, हर एक चैप्टर में उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आने का है कि ये एरिया वो लोग यहां पूछ सकता है, अपना पहले से ही घर से तैयार होके गए।
फिर भी हो सकता है कि जो भी आप तैयारी की वो काम नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने अनसीन ऐसा दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था उस प्री सीन वाला से, और पूरा एकदम अलग हो गया। और बहुत बार होता है ऐसा, बिकॉज हम लोग तो अनसीन देखकर बुद्धि लगा पाएंगे ये देगा, उसने अनसीन के अंदर एकदम नया चीज डाल दिया जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था उधर, और एकदम नया दे दिया। वो लोग करते हैं, बहुत बार हुआ है। मान लो 2010 से एग्जाम 2015 कितना बार हो गया, हर बार 4 बार एग्जाम होता है रिसीट लेकर, तो करीब 16-17 पेपर है। तुम 16-17 में आधा से ज्यादा बार तो यही हुआ है। प्री सीन को देखे, अनसीन एकदम उठपटांग, कोई मतलब ही नहीं है। तो प्री सीन पढ़ के भी नहीं जाते तो भी चलता। एग्जाम के दिन प्री सीन जो वो लोग हम लोग को पहले से दे देगा, वो भी पेपर्स में वो लोग प्रिंट करके देता है। मतलब इवन दो इट इज नोन टू यू 1.5 months बिफोर, बट दैट विल बी गिवन टू यू अलॉन्ग विद द पेपर। पेपर में पहले प्री सीन रहेगा, फिर उसके आगे अनसीन वाला 2-3 पन्ना जो लिखता है वो रहेगा, फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन रहेगा, और फिर सेक्शन बी का 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 करना है। ठीक है, अपना एग्जाम का अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच है, हम लोग जो शुरू से बात कर रहे हैं, पूरा पेपर करके आना है। कौन छोड़ के आया था पेपर गेटवे में? क्यों भाई? नहीं छोड़ के माने तुम किया था, गलत था वो, माने नहीं कर पाया, तो इसका मतलब कोई दूसरा जगह ज्यादा देर लगाया होगा। तो ये तो हम लोग इतना एग्जाम दे लिया, अभी भी हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे ठीक है, दिया था। एक बात सुन, एक सेकंड सुन। मान लो डिफिकल्ट दिया था, हम मान रहे हैं, हम तो जब कराएगा तभी देखेगा। लेकिन मान लो हम मान रहे बहुत ही डिफिकल्ट दिया था, कभी नहीं दिया था आज तक, चलो दिया। लेकिन तुम अगर उसमें ज्यादा देर दे भी देते तो भी कोई सही नहीं कर पाए होगे उसको, फिर भी वो रॉन्ग ही हुआ होगा। तुम अगर ये सोचोगे कि मान लो उसका 45 मिनट है, वो 10-15 मिनट बेसी दे लेता हूं, दे लो, क्योंकि तुम्हारा माथा तो ऐसे ही खराब रहेगा, तो उसमें और सीलिंग मिस्टेक कर रहे होगे। तो उससे बढ़िया तुम आगे बढ़ते, उसको छोड़ के जितना किए ठीक है, नंबर ज्यादा आता। हम नहीं बोल रहे कि डिफिकल्ट नहीं दिया, कि दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया। डिफिकल्ट हो सकता और देगा, इस बार एक एग्जाम्पल लेता है, तो क्या हम उसको सोचते ही रहे क्या वहां पास होना है कि नहीं? आपको जितना समय दिया गया है, घड़ी तो है ना, वहां घंटी बजाने वाला घड़ी देखिए, जोर जोर बजेगा कि भाई इसका टाइम हो गया, मेरे को नहीं करना। और ये एग्जाम में पास होने का सबसे पहला क्राइटेरिया है। आप क्या पढ़े या नहीं पढ़े, टाइम मैनेजमेंट आपको पूरा पेपर करना है, 100 मार्क्स। और किसी भी कोई भी बोलो का पेपर आप पढ़ लीजिए, एग्जामिनर्स कमेंट, पोस्ट एग्जामिनर्स गाइड आता है ना, उस पर केवल यही बात लिखा हुआ है, पूरा पेपर करिए, पूरा करिए। कितना बार बोले बेचारा लोग, और तो नहीं बोल सकते ना बोलो। तो हम लोग हर बार माने समझ लो, हम तुम लोग एग्जाम में घुस रहा था तो भी हम यही बोला होगा, पूरा करके आना। देखो तुम, हाँ, तो तुमको क्या पता चला इंडिविजुअली? ये पता नहीं। तो समझ लो घूम रहा है, तो तुम उसको और टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, क्या फायदा? उससे बढ़िया दूसरा करेगा, वापस याद आ जाएगा। उसमें खाली लेने से टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये थोड़ा सोचना है। घर पे कोई भी एक पेपर 3 घंटा में किया था लिख के, पूरा पेपर 3 घंटा में? नहीं, घर पे जैसे एग्जाम में 3 घंटा में पेपर करते हैं ना, वैसे कोई गेटवे का पेपर आपने 3 घंटा एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट बना के घर पे किया था? 3 घंटा में देखा था, चेक किया था, तो अच्छा किया थे, तब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिकॉज इसका कारण ये भी होता है कि घर पे हम लोग 3 घंटा में ट्राई नहीं करते ना, वहां जाके कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, वो गड़बड़ हो जाता है। अब एग्जाम्पल सोचे, समझ लो बोलेगा भैया आप ही कर लीजिए करे, 3 घंटा हम लोग को बुला के कराया करे। तो जब हम कराएगा ना, सब एक दूसरा से बात करेगा, कोई सुनता नहीं है। हाँ, तो हम बैठेंगे तो हम कौन सा मार देगा यार? जब हम कोई चीज करने बोलते हैं तो क्या अच्छे ऐसे हम कोई डराता थोड़ी ना यार, तो मुझसे बात करेगा, इससे करेगा, हम तो नहीं चाह रहे हैं ना ये। अगर आप 3 घंटा पेपर कर रहे हैं, आप सोचिए बगल में कोई नहीं है, आप चुपचाप बैठ के उसको सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा आने के बावजूद भी क्या क्या गड़बड़ी आप कर सकते हैं। तो आप उसको एग्जाम में जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, ये जरूरी होता है। नहीं, चीटिंग नहीं है। अच्छा, माने तुम लोग बोल रहे हैं कि हम 3 घंटा अगर कराएगा तो तुम लोग आएगा? ठीक है सर, हम कराएंगे, चलिए चलो, तुम बोला तुम कराएंगे। नहीं, हम माने ये बोल रहे हैं कि मान लो सरदार जी बोलेगा तुम बता दो, तो हम तो मारेगा तो नहीं ना यार। लेकिन ये आपको सोचना है कि आप अपने बेनिफिट के लिए उससे नहीं पूछ रहे, मेरा बेनिफिट नहीं है। आप 3 घंटा पूरा यहां पर पेपर लिख के करिए, फिर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, आपने कितना अच्छा किया, खराब किया, ये सोचेंगे, तो अपना एग्जाम बढ़िया जाएगा। ये जरूरी होता है हर एग्जाम के लिए, उसका इन्वायरमेंट एक बार फील करना कि हम क्या क्या गलती कर सकते हैं। दूसरा बात, अगर हम लोग 3 घंटा में पूरा पेपर करना चाहते हैं
तो हम लोग को 100 नंबर 180 मिनट में करना है, 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट। आप अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, मन में पूरा ध्यान रखना है 18 मिनट अलाउड है। 18 से 19 हो सकता है, 28 कैसे हो सकता है यार? और क्या कर लेगा 28 करके? कुछ कर नहीं पाएगा, वो खराब ही होना है। वो आप 38 कर लीजिए ना तो भी खराब होएगा, वो बढ़िया नहीं होना है वो। इसलिए उसका टाइम के अनुसार प्रोसीड करिए और एक्यूरेसी लेवल 50% रखिए ना, बस यार क्या है। 50 के बाद जितना आ जाए बोनस है, पहले पास तो हुए। हर क्वेश्चन का आंसर देते वक्त सोचिए आधा तक तो राइट करना है यार, और हो नहीं हो कोई बात नहीं है। हाँ सच्ची में सीरियसली बोल रहे हैं, ट्राई टू मेंटेन 50% एक्यूरेसी। कैसे फेल होंगे यार? हम ये बात बोलते हैं, माने आज समझ लो बैंकर वगैरह भी फेल हुआ, होना नहीं चाहिए। अगर ध्यान से सुन के जाए बात भी, तो भी इतना देर क्लास में पढ़ते हैं उससे ही पास हो सकते हैं। हम नहीं बोल रहे, समझ लो तुम बोल रहे 65 आया, ज्यादा आना चाहिए, हमको भी लगता है क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट भी था। अब कहां गड़बड़ हुआ ये तो हम लोग को जानना पड़ेगा, जब अलग अलग इंडिविजुअल मार्क्स आएगा तब तुम सोचना कि तुम कहां गड़बड़ किया होगा। जब तुमको पेपर भेजे माने रिजल्ट भेजेगा, हर क्वेश्चन में कितना नंबर आया बताएगा। 4 माने कितना दिन हुआ है रिजल्ट आए? हाँ तो 10 दिन में नहीं आते हैं वो, तो मोटा मोटी 15-20 दिन लगेगा ही ना। यूके से सीधा डायरेक्ट, वो इंडिया से थोड़ी ना आ रहा है, इट विल टेक टाइम। हाँ घर पे मेल एड्रेस। हाँ हाँ जैसे आता है वो रूल होके आएगा वैसे सर्टिफिकेट। हाँ हाँ ठीक है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। हम लोग पहला क्लास में ये बात करते हैं और घुसते वक्त भी हम यही बोलते हैं, मेरा भाई छोड़ना मत, पूरा करके आना, घड़ी को ध्यान देना। और एक बात यहां एक्स्ट्रा ऐड की है, 50% एक्यूरेसी। कोई क्वेश्चन आया हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है, पूरा 100% एक्यूरेसी लेवल थ्योरी क्या लिखेंगे नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको आधा तक तो राइट करें ना, हम पास हो जाएंगे। जितना बढ़िया लिखे उतना बेसी आ जाएगा। बिकॉज फेल होने से ना बहुत मन खराब होता है, पैसा का बात नहीं है, टाइम वगैरह सभी कुछ वेस्ट होता है ना, इसलिए फेल होना नहीं चाहिए। अपने शुरू से अगर ध्यान दे, पहला क्लास है कि अच्छे से हम पढ़ेंगे, हमारा 50 से कम आना ही नहीं चाहिए कोई हाल में, हमको वैसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है। अब क्या है, यहां पर जो पेपर्स आएगा, मान लो F3 का पेपर की बात करते हैं। F3 का पेपर में वेटेज रहता है, गारंटी नहीं है, जो पास्ट मान लो जितना भी पेपर्स हुआ उसको बेस करके देखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 40% प्रैक्टिकल होता है, 60% थ्योरी होता है F3 का पेपर में। ये दोनों पेपर में P3 और E3 में 30% प्रैक्टिकल होता है, 70% थ्योरी होता है। ठीक है। अभी जब तुम लोग जाएगा तो हम आगे टॉप सीमा पढ़ाने वाले हैं। टॉप सीमा में इंटीग्रेटेड केस स्टडी जैसे बात कर रहे हैं वैसे होता है। वहां केस स्टडी का पेजेस है 25 पेज, और उसका केस स्टडी नवंबर और सितंबर में कॉमन होता है, 4 बार 2 एग्जाम, तो उसका केस स्टडी ऑलरेडी अभी अवेलेबल है। प्री सीन केस स्टडी फॉर नवंबर एंड सितंबर 2014 ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है। 25 पेज का केस स्टडी है, केवल एक क्वेश्चन है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मान लो कभी हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, जैसे वो आज आया नहीं होमकार, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लोग कितना बात सोचते हैं, वैसे इनडायरेक्टली आप सोचिए कि वो 3 घंटा में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने बोल रहे हैं। कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको जस्टिफाई करने बोल रहे हैं, रिकमेंड करने बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। वो कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है। यू हैव टू सब्सिडाइज योर थ्योरी विथ प्रैक्टिकल सपोर्ट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई ऑडिट वगैरह कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम लोग जैसे पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाए, एनेक्सचर नहीं बनाते हैं, तो वो उस टाइप का आंसर लिखना है कि आप एक एक पॉइंट डाले, जैसे 1, 1, 1.2, 1.3, पॉइंट नंबर 2, 2.1, 2.2, 2.3, फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट। बाद में लास्ट में या बीच में कहीं पर एनेक्सचर A, B, C, जो एनेक्सचर में आपने लिखा है, फिगर्स दिया है, उसको यहां सब्सिडाइज करिए, उसके बेसिस पे बोलिए चीजों को। मतलब अगर मैं यहां बोलूंगा 40% प्रैक्टिकल और 60% थ्योरी, तो थ्योरी में भी हो सकता है बहुत बार हमको न्यूमेरिकल बना के सब्सिडाइज करना होगा, उसको हमको जस्टिफाई करना होगा। हाउ कैन आई से दिस, ये मैं कैसे बोल सकता हूं ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा नहीं बोलना है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल पेपर, दिस इज अ थ्योरी पेपर, दिस इज दैट पेपर कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, आपको उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाया गया है, आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को बताना है, कंपनी को फंड्स रेज करना है,
डेट से रेस करना है कि इक्विटी से रेस करना है, डेट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेट में डिवेंचर इशू करें, बैंक से लोन लें, शेयर इशू करें, राइट्स इशू करें, नया इशू लाएं, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, क्या करें? अब आप मान लीजिए बोलेंगे ये करेंगे, ये तो करेंगे, सभी बोल देगा, क्यों क्यों, वाई यू विल से दिस? अगर आपका हो सकता है उनसे आंसर अलग है, हो सकता है आप गलत माने, उनसे आपका टैली नहीं कर रहे, लेकिन आपका जस्टिफिकेशन सही है, मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपका उनसे आंसर मिल रहा है, जस्टिफिकेशन आपका रॉन्ग है, 0 मिलेगा। मतलब यू मे हैव अ डिफरेंट व्यू देन मी, बट इट इज नॉट दैट योर व्यू इज नॉट सब्सिडाइज्ड बाय सपोर्टिंग गाइडलाइंस। और इस चीज का इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स में इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, इसलिए वो लोग ये चीज को सब जगह डाल दिए, सारे जगह, सब जगह इंक्लूड कर दिए, एवरीवेयर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल। ठीक है, हम लोग का स्टडी करने का तरीका क्या होएगा? हम लोग मान लो एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक को मैं पूरा समझाया कि भाई इसमें ये है, ऐसा ऐसा बात है, इसमें ये है। उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए हैं 25 मार्क्स में, वो हमने किए, डिस्कस किया, डील किया। ठीक है, जब केस स्टडी हम लोग के पास अवेलेबल होगी, अभी तो मेरे पास भी नहीं है, तो जब केस स्टडी अवेलेबल होगी सितंबर फर्स्ट वीक में मेरे पास, मोटा मोटी 10 तारीख तक, तो मैं जितना पढ़ा चुका हूं उससे को रिलेट करवा दूंगा कि भाई ये केस स्टडी में पहले, इस केस स्टडी जो होगा प्री सीन वाला, वो हम बोलेगा एक बार घर पे पढ़ लेना। सब कोई घर पे पढ़ के आएंगे तो यहाँ वेस्टेज नहीं होगा अपना टाइम, कि जो भी 7 या 8 पन्ना आप एक बार पढ़ के आइए। फिर बहुत जन पढ़ के नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं पढ़ के आएगा, पता है हमको, सरदार जी तो नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ रीड करेगा, कुछ पोर्शन। ठीक है, फिर हम पोर्शन रीड करके छोड़ देगा, हम बोलेगा आज कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हम फिर से वार्निंग देगा कि भाई प्लीज पढ़ के आना, और हम बोलेगा, हम एक एक जन से पूछेगा एक एक पैराग्राफ में क्या है, पढ़ना नहीं उसको, बिकॉज जो चीज हमको 1.5 महीना पहले एग्जाम के मिल गया, वो भी अगर मेरे को कतरा कतरा एग्जाम में नहीं मालूम है तो क्या फायदा बैठने का एग्जाम में? तो मेरे को उसका एक एक पैराग्राफ का एक एक शब्द खून में आ जाना चाहिए कि नवंबर के पहले हमको एक एक लाइन याद है। तो फिर हम उसको कोरिलेट कराएगा कि देखो इस एरिया से, इस टॉपिक में ये एरिया ये लोग पूछ सकते हैं, हम लोग को इस पे फोकस देना है। इस टॉपिक से वो लोग ये एरिया पूछ सकते हैं, हमको इसको फोकस देना है। हम उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स दिखा देगा, अगर वो लोग ये पूछेंगे इसका आंसर ये है, अगर वो लोग ये पूछेंगे इसका आंसर ये है। मतलब अपने जितना भरसक प्रयास होगा, अगला जो सोच में जाना चाहते हैं अपने यहां बैठ के ही पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद उसको एकदम नौटंकी करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, उसको उस एरिया से देना ही नहीं है, तो हम लोग मेहनत जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो इतना मेहनत जो हम लोग करेंगे, मान लो उस केस स्टडी के ऊपर वी विल बी गिविंग 5-6 क्लासेस, उसका फायदा क्या होगा? मान लो यहां नहीं आया, यहां कहीं पर काम आ जाएगा वो, बिकॉज यहां भी तो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा ही ना, एक पेज का राइटअप। आपको उतना वो केस स्टडी से इतना सारा ज्ञान होगा कि आप कहीं ना कहीं उसको उतारोगे जरूर, पेपर लिखते वक्त आपको वो सब याद आएगा कि ये जरूरी है। यानी कि हम लोग का पढ़ने का एरिया है, पहले बुक पूरा पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर केस स्टडी को बुक से मिलाना है, टैली कराना है, कहां कहां क्या क्या चीज वो लोग किस एरिया में डालने वाले हैं। तो एक केस स्टडी के बारे में मान लो हम लोग अपना 10-15 पेज का नोट्स बनाएंगे कि वो लोग ये पूछेगा, इधर इधर एरिया पूछेगा। फिर उसके बाद जो पास्ट में और केस स्टडीज वगैरह आया हुआ है, हम लोग वो सब भी सॉल्व कर लेंगे कि भाई इसके ऊपर क्या क्वेश्चन दिया था, हम लोग का क्या प्रिपरेशन हुआ है। इस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नहीं पूरा नहीं खत्म हो पाएगा, टारगेट हमारा वही रहेगा कि जैसे नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर 10-12 तारीख तक हम लोग सब खत्म कर दें। अभी से 3 महीना हम टारगेट लेके चल रहे हैं, और इन द मीन टाइम कभी कभी जब केस स्टडी आ चुका होगा ना, जब सितंबर में, तो हम थोड़ा थोड़ा केस स्टडी का भी कोई कोई 1-1 घंटा ले लिया कोई दिन, तो समझ लो अक्टूबर तक हम केस स्टडी को 2 या 3 बार पढ़ाया। लेकिन फोकस देके केस स्टडी को हम डील कब करेगा? जब सारा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो हम लोग लास्ट का जो 15-20 दिन पढ़ते हैं, कि मान लो अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर 10 तारीख तक केस स्टडी और पास पेपर्स हम लोग करेंगे, बिकॉज इतना जल्दी खत्म नहीं होएगा। एक एक बुक देखो, ऐसा है यार। हाँ वही आ रहा है, माने मेरा ये बोलने का मतलब था, अभी एरिया हो गया, टाइम फ्रेम बना लिए, कैसे कंप्लीट करेंगे, किस तरह से हम लोग को सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रोसीड करना है, वो बात कर ली। अब सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं क्या है, फिर तो पढ़ाई चालू करेंगे, वो तो नॉर्मल बात है, तो हम उसी में आ रहे हैं। एक सेकंड, बुक उधर है।
नहीं है, अभी कॉस्टिंग है ही नहीं। अब समझ लो, मान लो P3 के अंदर एक टॉपिक है, P3 के अंदर एक टॉपिक है, उसके अंदर ये जब जो नहीं पढ़े थे, जो हम लोग मंडे पढ़ते थे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या जितना भी पोर्शन पढ़ते थे, बस वही एक टॉपिक है 20-25 पन्ना का बस, और किताब तो 1000 पन्ना का है। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, देखिए तो लिखते जाते हैं शॉर्ट में सिलेबस, सब है सर, सब है, देखो तो अभी कुछ नहीं है। हाँ वही हाँ। सबसे पहले सिलेबस फॉर F3, सिलेबस फॉर F3, total syllabus is divided into 3 parts. Total syllabus is divided into 3 parts. Section A for formulation of financial strategy, 25%, मतलब पेपर में 100 में 25 नंबर ही रहेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, हाँ, अगर हम लोग इनका कॉन्टेक्ट इंडेक्स में जाएंगे तो ये चैप्टर 1 और 2 कवर करते हैं, ब्रैकेट में कवर्स चैप्टर 1 एंड 2, कवर्स चैप्टर 1 एंड 2। ये फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में 2 पोर्शन वो लोग डाले हैं। पहला पोर्शन ये है कि मान लीजिए कोई कंपनी में डिविडेंड है, कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डिविडेंड डिसीजन। दूसरा पोर्शन है कोई कंपनी को अगर फंड्स चाहिए तो कंपनी को फंड्स कैसे रेज करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरियाज है जो उसको ध्यान रखना चाहिए फंड बोरो करने के टाइम पे। तीसरा पोर्शन है अगर कंपनी को कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो, प्लस और क्या क्या बातें हम लोग सोचेंगे while deciding about investment in a project. It is not NPBIRR, NPBIRR नहीं है। हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजों को सोचते हैं प्रोजेक्ट करने के टाइम। बहुत बार ऐसा भी काम करते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है, बहुत सारा कंपनी MNCs वगैरह, बिकॉज उनको दुनिया को दिखाने का मतलब होता है कि दे आर एथिकल, दे आर हेल्पिंग फॉर द सोसाइटी। आज हम पहले भी बोला था कि मान लो फोरम में अपने जाते हैं, कपड़ा खरीदे, अगला बोला पैकेट का 5 रुपया, मन को लगता है यार क्या 5 रुपया पैकेट का ले रहे, बट दिस इज नॉट दैट कि दे वांट 5 रुपीज फॉर द पैकेट, दिस इज दैट बिकॉज पैकेट्स वगैरह बन रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उससे, बिकॉज पैकेट से तो खराब ही होता है ना, तो उस चीज को डी प्रमोट करने के लिए इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं वो लोग कि आदमी को फ्री में देंगे तो बोलेगा 2 और दो, उसको 5 रुपया बोलेंगे वो भी नहीं लेगा, हाथ में ही ले जाएगा, और वही हम चाहते हैं। ये नहीं कि 5 रुपया मिलने से कोई फायदा होएगा फोरम को, लेकिन उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि सोशल वेलफेयर। कोई जन मान लो कोई सोशल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स वगैरह है, उसके लिए एक्टिविटी में डोनेट कर रहे हैं, मान लीजिए फीफा वर्ल्ड कप हुआ, बहुत सारा ऐड आता था, तो कोई बोलेगा ये कंपनी के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि वो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह लोगों के लिए भला है, तो वो उसका काम कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी प्रोजेक्ट केवल प्रॉफिट के लिए करते हैं, केवल कमाने के लिए करते। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स वी वांट टू एनालाइज रिगार्डिंग हाउ वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट, व्हाई वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट। ये सारी बातों को स्ट्रैटेजी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, डिविडेंड डिसीजंस, फंड्स बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दे आर कवर्ड। और दूसरा एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे तुम लोग बोला ना रेशियो वगैरह नहीं है, मान लो हो सकता है एग्जाम में वो लोगों ने बोला कि आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, रिगार्डिंग लिक्विडिटी, रिगार्डिंग एसेट टर्नओवर, रिगार्डिंग एसेट क्वालिटी, कोई ना कोई एरिया पे आप एनालाइज करिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इवैल्यूएट करिए। अब जनरली सोचना ये सब रेशियो निकालना हम लोग जन्म से सीख रहे होंगे, कोई कमी है क्या रेशियो निकालने का? लेकिन रेशियो निकालने के ऊपर मार्क्स पूरा सम का 20 से 25% ही है, 75% आपका लॉजिक के ऊपर है कि ये रेशियो से आपने क्या इंटरप्रेट किया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जस्टिफिकेशन आपके पास, उसके ऊपर मार्क्स। द मार्क्स इज नॉट ऑन बेस, बट बगैर कैलकुलेशन नंबर मिलेगा भी नहीं। कैलकुलेशन रॉन्ग है या आपने कैलकुलेशन नहीं किया तो आप कमेंट कैसे करोगे? कमेंट करने के लिए तो कैलकुलेशन चाहिए, बट कैलकुलेशन के ऊपर मार्क्स 25% पोर्शन है, 75% पोर्शन जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है,
इट्स लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकली आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली क्या फायदा होगा, मान लीजिए प्रैक्टिकली आप कोई जगह काम कर रहे हैं, कोई फाइनेंस कंपनी है, अगला कोई जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, आपको बोला आप एनालाइज करिए कि इसका फाइनेंशियल पोजीशंस कैसा है, तो आप रिपोर्ट वगैरह बना के दोगे ना अपने वहां, कि नहीं देंगे? तो रिपोर्ट बना के देने में आप बुद्धि लगाओगे कि नहीं? वो लोग एग्जाम में लगवाना चाह रहे हैं, वो चीज को वो लोग एग्जाम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन गिविंग आंसर, क्यों दिए नहीं दिए कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं चाहते वो लोग। आंसर का तथ्य हो, लॉजिक हो, उसके बेसिस पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये पोर्शन ए के अंदर वो लोग डाला है, सेक्शन ए 2 चैप्टर है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को कवर किया है। ये 25% पोर्शन एग्जाम में आएगा, मतलब आपको केस स्टडी या कहीं भी 25 नंबर इससे मिलेगा ही, ठीक है। सेक्शन बी फाइनेंसिंग डिसीजंस, सेक्शन बी फाइनेंसिंग डिसीजंस 30%, सेक्शन बी फाइनेंसिंग डिसीजंस 30%। इसके अंदर कवरेज है चैप्टर 4 टू चैप्टर 8, चैप्टर 4 टू चैप्टर 8, सॉरी नहीं, एक्चुअली जो हम पहले बोला वो चैप्टर 2 और 3 था। 1 तो वर्ब लिखते हैं ना ये लोग, 1 कोई चैप्टर नहीं होता है। 1 होता है डिस्कस का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैसे तो वो समझाता है, वो नॉर्मल है, ठीक है, वो तो हम लोग समझ करेंगे तो भी डील करेंगे। चैप्टर 2 से सिलेबस चालू होता है, चैप्टर 2, 3 सेक्शन ए है, और चैप्टर 4 टू चैप्टर 8 ये है सेक्शन बी। इसमें क्या है, हम लोग जैसे अभी बात की कि ऊपर हमें डेट रेस करना है कि इक्विटी रेस करना है, ऐसे बात की फंड्स अगर रेस करना है तो फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऊपर है, और उसके साथ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर था। अब इधर क्या आ रहा है, डेट के अंदर क्या क्या प्रकार के फंड्स आप बोरो कर सकते हैं, किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ड्यूरेशन है, क्या कॉस्ट पड़ता है, क्या रिस्क होता है, इक्विटी क्या क्या तरह का होता है, बोनस, राइट, सैंड, सब कुछ। अब मान लो हम स्टूडेंट को राइट शेयर पढ़ाता है, ठीक है, कुछ एरिया उसको लगता है, जब राइट शेयर पढ़ते हैं ना तो उसको लगता है ये तो बचपन से पढ़ा हुआ 80%, ठीक है, 20% थोड़ा नया आता है, एग्जाम में आने का चांस कमती रहता है। इस बार दे दिया 16 नंबर का राइट्स, वो जो बैठा था उससे पूछना वो रॉन्ग करके आया था, जबकि फ्री का था। तो आदमी ऐसा सोचेगा ना फ्री का है, वही आ जाएगा, फ्री का हो जाएगा। वो लोग कुछ भी 2 लाइन घुमा देगा आपको, अगर थोड़ा सा अच्छा। वो लोग क्या किया, जैसे शेयर मार्केट का प्राइस दे दिया, बोलता है कि NYSE में इतना तारीख को ये दाम था, इतना तारीख को ये था, इतना तारीख को ये था, 3-4 दिन का दे दिया, 1 महीना का। अब बोलता है कंपनी राइट्स इशू ला रही है, तो उसमें हम लोग एवरेज प्राइस निकालते हैं ना, राइट के बाद क्या दाम होगा। वो कंफ्यूज हो गया, बोलता है कि कौन सा प्राइस लेके हम निकालें। तो आप ऐसा सोचेंगे कि ये तो तुच्छ है, आएगा नहीं। हम लोग बात भी कर रहे थे जब क्लास में जा रहे थे ना एग्जाम में, तो बोला भैया राइट्स वगैरह आएगा, बोला क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, किसको मालूम है। तो राइट्स का क्वेश्चन वो लोग दिया, जबकि केस स्टडी में राइट्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आंसर में तो राइट्स दे रहा है, केस स्टडी में कहां से पता चल रहा है इंडस्ट्री में कोई राइट्स है, वो तो एक तो जनरल हो गया। तो क्वेश्चन दिया, वो 16 नंबर उसका गलत हुआ, तो एक कारण हो गया ना फेल होने का। बात समझना कि जो प्रैक्टिकल 16 नंबर है अभी वो चला गया, माने ऐसे। अच्छा वो छोड़ रहने दो, उसका तो पढ़ा हुआ भी है, कोई बात नहीं, अभी तो आज ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे। हमारा ये बोलने का मतलब है, आप कोई भी चीज को लीनियंटली लेंगे, कोई भी चीज को सोचेंगे सिंपल है, वो ऐसे घुमा के देगा गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज यहां बहुत सारा चीज कभी कभी लगेगा आता है, लेकिन वो लोग जो डीपर एनालिसिस मांगते हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। आपको हर चीज को डीप में जाके सोचना है, बिकॉज अब कोई हम लोग लोअर लेवल पे तो रहे नहीं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वापस से कोर्स का हाईएस्ट लेवल में हम लोग हैं, तो हम लोग से हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज भी एक्सपेक्ट किया जाता है। तो बहुत बारीक बारीक चीज के ऊपर है। कुछ P3 के अंदर दिया, हमको तो लगता है कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमको खुद को लगता है ये इतना सिंपल देगा, दे दिया, उतना सिंपल भी दे दिया। मतलब 2-2 लाइन लिखने का 5-5, 10 नंबर। हम जब लिख रहे थे हमको मजा बहुत आ रहा था, लेकिन हम सोचा क्यों दिया है। लेकिन नॉर्मली तुम पूछेगा, जो हम लोग बैठे थे सब जन रॉन्ग कर रहा था उसको भी। आदमी ये सोचता है ये तो सिंपल है, क्या जरूरत है, लेकिन वही आता है ना तब बात याद आता है, यार ये पढ़ लेते अच्छा रहता, अब पछताएं होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बात समझना, इसलिए ये कोई नहीं सोचना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर ये जो बीच वाला एरिया जो मैं बोल रहा हूं बी, ये लगेगा सिंपल है, लेकिन इससे भी तो 30% क्वेश्चन आएगा, डीप में जाएगा। वो लोग आपको बहुत चीज आता होगा कि मान लो डेट है, डिवेंचर है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें यू नो, बट प्लीज गो इनटू डीपर एनालिसिस, फोकस ऑन द पॉइंट्स। और वो फोकस वो लोग ला पाएगा जब मल्टीपल चॉइस देगा। हाँ भाव, एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमको क्या आता है,
मल्टीपल चॉइस है भाई, तुम आंसर दे, लेगा सभी राइट है। आंसर पढ़ते हैं ना मल्टीपल चॉइस में, लगता है सभी राइट है, तो बहुत डीपर एनालिसिस करना होगा, जो कि अभी ऊपर ऊपर से भी आदमी निकल जाता है। सुंदर से इंग्लिश वगैरह लिखना आता है, अगला बाजी मार लेगा, लेकिन यह है कि आपको डीप एनालिसिस पढ़ना है। इसके अंदर डेट और इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट, बचपन में पढ़ा होगा, मॉडिग्लैनी मिलर वगैरह, ये सब वो सारा पोर्शंस को कवर किया गया है। फंड्स जो रेस करते हैं, डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी में क्या क्या चीजें होती है, क्या कॉस्ट होता है, कंपनी डेट क्यों लेती है, इक्विटी क्यों लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थोड़ा यहां भी डाल दिया, गियरिंग रेशियो वगैरह सब चीज डाल दी है। दैट इज 30% पोर्शन, ठीक है। सेक्शन सी, ये आखिरी पोर्शन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। सेक्शन सी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये है 40%। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल 40%। इसके अंदर क्या है, पहले तो एक टॉपिक के अंदर बोलता है कि पास्ट में आप सब कुछ भूल गए होंगे, रिवाइज करा रहे हैं। रिवाइज मतलब एनपीवी, आईआरआर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये सब, ठीक है, बहुत बार पढ़े हैं। यहां पर एक टॉपिक पे पहले वो डाल दिए, बोला पहले रिवाइज कर लीजिए भाई, आप भूल गए हैं तो पहले याद ले लीजिए, ठीक है। ये सारा है चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 15, 9 to 15 सारा ही है। 40% पोर्शन ये कवर करता है। 25, हाँ 45%, सॉरी 45%, ठीक है, यानी कि आधा यही है। इसके अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक चैप्टर का देने के बाद फिर चैप्टर कवर किया है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, वैल्यूएशंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, डाइवेस्टमेंट, ये सब पोर्शन कवर किया है, ठीक है। कि अगर हम लोग मर्जर वगैरह करते हैं तो दूसरा कंपनी, एक एग्जांपल दे रहे, हमारा एक दोस्त बगल में ही ऑफिस है, 5 नंबर है, 9 नंबर मैंगोलिन, वो 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, मार्केट में कंपनी लॉ वगैरह चेंज होने से थोड़ा बहुत पता होगा, एक कंपनी दूसरा कंपनी को लोन वगैरह देने का जो पैसा घुमाते हैं ना, झमेला बहुत कर दिया है। तो आज आदमी 50 कंपनी क्यों बना के रखा था, इधर का उधर, उधर का इधर किया, टैक्स बचाया, नौटंकी किया, अब वो करने दे रहा नहीं है। तो आदमी लोग क्या कर रहे हैं, मर्जर करना चाह रहे हैं। सोचता है 4 कंपनी, साला कौन मगजमारी करे, तो बोलते चारों को मिला देते हैं, उसको मर्ज कर देते हैं, जैसे कि हमको 4 कंपनी का लूखा झुका नहीं करना पड़ेगा, घर का ही तो है, मिला दो। मान लो हम सोचे सराफ एडुकोम, सराफ गुरुकुल, संजय सराफ एजुकेशन, इनसे सब मिला देते हैं, मान लो, क्योंकि 3 कंपनी बना के अब कोई लाभ नहीं रह गया ना, इधर से उधर पैसा देना अलाउड ही नहीं है इंडिया में। इंडिया भी ग्लोबल वे में लॉ में बना रहा है, तो इसलिए वो मतलब नहीं है। तो बोला, वो एक बैलेंस शीट लेके आया कि एक कंपनी है, उसका 6 ठो भाई बंधु है, ठीक है। अब उसको 6 को 7 को मिलाना है, सब में मिलाना है। क्या कर, सबके पास एक दूसरा का शेयर है, किसी के पास और नहीं है, इसके पास उसका, उसके पास इसका, हैन तैन, बस यही है। अब अगर मिलाएगा तो सब कंपनी का फेयर वैल्यू निकालना होगा। तो फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक कंपनी का फेयर वैल्यू इतना आ रहा है कि जो दूसरा, जिसका माने समझ लो एक कंपनी के पास बी का शेयर है, तो एक कंपनी का फेयर वैल्यू निकाले, मान लो 50 रुपया है, एक शेयर का बुक वैल्यू 50 रुपया फेयर बुक वैल्यू, ए के पास पूरा बी का शेयर है और बी का फेयर वैल्यू 25 रुपया आ रहा है। माने ए बी को मिला के उल्टा, या समझ लो ए 25 आ रहा है और बी 50 आ रहा है, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे हम, उसको लेकर 25 है और वो खुद 50 है, कैसे इसको करेंगे, कैसे मर्जर करेंगे। तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, कि मान लो आज एक बात कर रहे हैं कि एक प्रैक्टिशनर को भी जिस तरह से लेवल बढ़ते जा रहा है, आप मर्जर करेंगे तो कैसे, बिकॉज कंपनी लॉ तो क्वेश्चन कर देगा ना, आरओसी वाला, तो कि आपने इसका फेयर वैल्यू कैसे निकाला, लिस्टेड तो है नहीं, अब वो उसका वैल्यू तो बुक से ही निकलेगा, हाउ वी कैन जस्टिफाई कि वैल्यू हो सकता है। यानी कि क्वेश्चन मान लो वैल्यूएशन का आया, 10 नंबर का प्रैक्टिकल आया, हमने वैल्यू निकाल दिया कि भाई वैल्यू इस हिसाब से, कैश फ्लो मेथड, फ्री कैश फ्लो, ये सब पढ़े थे जो भी, समझ लो आ गया। उसके बाद आएगा कि वैल्यू को जस्टिफाई करिए, लॉजिक दीजिए कि ये सब वैल्यू में से कौन सा प्रॉपर है, आपको क्या वैल्यू बोलना है। बिकॉज जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, ये सब केसेस तो अराइज होंगे ना, जिस लेवल पे हम लोग काम करेंगे कि कंपनी कोई दूसरे को एक्वायर कर रही है, हमें उसको कितना पेमेंट करना चाहिए एक्वायर करने के लिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर वैल्यू एट विच वी शुड एक्वायर अ कंपनी, या हम लोग की 2-4 यूनिट्स है, हमको एक यूनिट को डिस्पोज करना है, डाइवेस्टमेंट करना है, तो हमको उसको क्या दाम में डिस्पोज करना चाहिए, पार्टी से क्या बात करें, ये सब तो हम लोग सोचेंगे ना। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स एंड वैल्यूएशन, ये दोनों पोर्शन को डिटेल में कवर किया गया है F3 पेपर में 45% पोर्शन में।
जनरली ऐसा देखा गया है केस स्टडी के अंदर ये वैल्यूएशन से सम वो लोग दे ही देता है। सुन देना, केस स्टडी के अंदर वो लोग वैल्यूएशन से एग्जाम में सम दे ही देता है, ठीक है। कोई एग्जाम में नहीं दिया तो वो एक एग्जाम को पकड़ के नहीं जा सकते, बट इफ यू ओपन द पेपर, इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स दे कवर अनसीन में थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया एंड देन दे गिव एग्जाम में वैल्यूएशन का एक सम। या प्रोजेक्ट अप्रेजल, कोई प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, केस स्टडी में क्या रहेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है नया नया इन्वेस्टमेंट ये सब तो करना ही चाहते हैं ना, तो उसके बारे में तो उनको देना ही पड़ेगा, अनसीन बना के वो लोग देते हैं। ये 3 एरिया से ये 100 नंबर का F3 पेपर बनाया गया। पहला पोर्शन हो गया फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी एंड इवैल्यूएशन, दूसरा डेट इक्विटी, ये सब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या है, कैसे कॉस्ट वगैरह निकालते हैं, और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये 3 एरिया को लेकर 100 नंबर का पेपर बना है। दूसरा पेपर आते हैं P3। दूसरा पेपर P3। P3 के अंदर 4-5 एरिया, 5 एरिया। द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। बेसिकली ऐसा सोचना कि अब की बार ये जो सब्जेक्ट है P3, इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। आप ऐसे ये लोग परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी नाम दिए हैं, हम लोग का सिंपल भाषा में रिस्क मैनेजमेंट है। नहीं, हम लोग के लिए आज भी नाम यही है, बिकॉज पूरा सिलेबस में रिस्क ही पढ़ना है। बिजनेस करते हैं, क्या रिस्क है, कुछ रिस्क ऐसे हैं जो भगवान जी देंगे, बारिश है, पानी है, कुछ भी हम थोड़ी ना रोक लेंगे, और कुछ रिस्क ऐसा है जो हमारे कंडक्ट से अराइज होंगे। तो हमको एटलीस्ट ये तो करना चाहिए ना कि हमारा कंडक्ट ऐसा हो कि मेरे को वो सब रिस्क फेस नहीं करना पड़े। ये जरूर है कि आप रिस्क लेंगे तो ही रिटर्न मिलेगा, नो रिस्क नो गेन, कैलकुलेटिव रिस्क, यू हैव टू टेक प्रॉपर रिस्क टू जनरेट प्रॉपर रिटर्न। आज बिजनेस क्या क्या रिस्क फेस करता है, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क मतलब इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी ग्रोथ रेट, पॉलिटिकल, ये सारे इकोनॉमिकल रिस्क हो गए। दूसरा रिस्क अगर हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या हुआ, जो चीज हम लोग बेचते हैं मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई या बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, कंपटीटर्स बहुत आ गए। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन रिस्क। ग्लोबलाइजेशन का फायदा है तो डिसएडवांटेज भी। आज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप जहां बिजनेस कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन होने से बाहर की कंपनियां भी यहां आ रही हैं आपसे कंपीट करने के लिए। अगर ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो, खाली डोमेस्टिक एनवायरमेंट से ही कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या हुआ, हम भी तो दूसरा जगह जा सकते हैं। अगर कोई दूसरा जन यहां आ रहा है तो हम भी तो इसके एरिया में जा सकते हैं। आई कैन इंक्रीज माई बिजनेस टर्नओवर। फ्रॉड वगैरह, बिजनेस में स्टाफ वगैरह कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं। मान लो हम स्टाफ को बोला भाई फीस लेना, हम तो ये बोलते ही है क्लास में, वो फीस पॉकेट में रख लिया, बोला भैया दिया ही नहीं, क्यों? इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ टू कंट्रोल दिस? कोई तो सिस्टम होना पड़ेगा ना। और ये तो मेरा तो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो 2 जन काम कर रहे हैं, हम अंदर बैठे हैं, रिलायंस है, हजारों जगह प्रोडक्ट बिक रहे हैं। हाउ टू कंट्रोल फ्रॉड? आप अगर कोई जन से रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं, सप्लायर अगर अच्छा नहीं होगा, रॉ मटेरियल ठीक नहीं देगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? आपको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए सप्लायर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कस्टमर आपका प्रॉब्लम कंप्लेन किया, आपने उसकी कंप्लेन सुनी नहीं, और फाइनेंस मिनिस्टर ये सबको कंप्लेन कर दिया कि ये है नेतन है। छोटा मोटा लोग भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। हम लोग देखते हैं टीवी में, आज तक में ये है एंतन करते ही रहते हैं। कोई भी जगह आप देखिए, रिस्क बिजनेस में बस घर के पार कदम रखो, रिस्क चालू है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो कितने टाइप के रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। साथ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, एथिक्स, ये सारा पोर्शन भी डाला हुआ। मतलब सब्जेक्ट के अंदर मेन फोकस, चाहे अलग अलग 5 एरिया में लिखाऊंगा, 80 to 90% फोकस रिस्क पे, और उसके बाद 10-15% पोर्शन CSR और एथिक्स वगैरह को इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके अंदर समझ लो फॉरेक्स वगैरह इकोनॉमिक रिस्क के अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिक रिस्क मतलब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट वगैरह, उसके अंदर फॉरेक्स आ जाएगा। अब इनको पता होगा इस बार एग्जाम में कुछ आया ही नहीं, सारा पढ़ के चले गए, कुछ नहीं आया। खाली थ्योरी नहीं, क्वेश्चन आया जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर वाला राइट किए थे कि नहीं? P3 में एग्जाम में आया था ना एक्सपोजर, प्रैक्टिकल था। एक्सपोजर वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल का था, उसके ऊपर 10 नंबर थ्योरी। तो अगर आप प्रैक्टिकल सही किए तो ही वो 10 नंबर थ्योरी सही होगा, नहीं तो प्रैक्टिकल भी गया, थ्योरी भी गया।
उसके अंदर खाली जोड़ना था मल्टीप्लाई करके, फ्री। हम देखा है क्यों दिया, हम तो ये देखा, हम देखे तो फ्री में दे रहे हैं। माने हम लोग इतना हाई फाई पढ़ लिए और वो लोग दिया ही नहीं। जैसे तुम बोले भैया ऐसा मत सोचा करिए, तो वही बात है वापिस। हम नहीं बोल रहे कि अपने को तो सिलेबस में जो पढ़ना ही है, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि आप पढ़ के गए पहाड़, आया चूहिया, वैसे अब आदमी सोचेगा ये तो नहीं देगा, दे दिया, लो 20 नंबर हो गया। 10 नंबर उसमें कैलकुलेशन पे है, और उसका जो 10 थ्योरी लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली उसके ऊपर बेस्ड है। आपका कैलकुलेशन गलत है, थ्योरी का जस्टिफिकेशन ही आप नहीं दे पाएंगे, तो दोनों 20 नंबर गया। 50 में 20 नंबर के स्टडी में गया, अगर वो गलत है तो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो गलती हुआ होगा इस फेल का कारण बन जाएगा वो, बिकॉज 50 में 20 तो गायब, 30 में और क्या लिखेंगे, थोड़ी ना 30 में 30 देगा, कुछ तो मार्क्स कटेगा ही। लेकिन 20 नंबर उसके ऊपर था, लेकिन कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं दिया। इतना फॉरेक्स पढ़े, डिवाइड मल्टीप्लाई, माथा खराब हो गया था इनका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिया। लो पढ़ते ही नहीं, कुछ नहीं दिया, वो पता नहीं है सर। अभी वो लोग एरिया जैसे लिख के रखा है कि उस पोर्शन जिसमें फॉरेक्स है ना, इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिस्क वगैरह, उसका एरिया वो लोग लिख के रखा है 35%। तो आप बोलेगा 100 में 35 नंबर वो लोग एग्जाम में नहीं दिया क्या? वो तो देना पड़ेगा पेपर में। जो मैं बोल रहा हूं कि वो लोग ने 20 नंबर का दिया, वो इसी से था, कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन वो इसी से था। और उसके बाद एक वो लोग केसलेट के अंदर दिया था, तो वो लोग कवर तो अपना 35% करेगा ही, लेकिन जो डिफिकल्ट चीज है वही देगा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। सिंपल वाला भी दे सकता है। वहां पर राइट्स इश्यू दिए, यहां पर ये दिया, चिंदे बिंदी दे दे के छोड़ दिया। आदमी वैल्यूएशन जमा जम किए जा रहा है, दिया ही नहीं। एनपीबी में क्वेश्चन क्या देते हैं, एनपीबी कैलकुलेशन किया हुआ है, कहां कहां गलती है, कौन सा पॉइंट में, लो बोला आपको कितना बुद्धि हम देखते हैं, आपको एनपीबी आता है ना, ठीक आओ, बोले ये तो परखो कि कहां गलती किया हुआ है। एग्जाम में एनपीबी कैश फ्लो लिख रहे हैं, सेल, कॉस्ट, फिर उसके बाद पीबीटी, टैक्स, पीएटी, टानामोनी, एनपीबी आ गया। बोला कौन कौन सा पॉइंट में कहां कहां फिगर गलती है बताओ, 8 नंबर। अब तुम उसमें खोज खोज के 4 ठो गलती बताएगा, 8 में 8, 4 ठो गलती जहां जहां पर उसको बताओ 8 आउट ऑफ 8। तो गलती बता के, गलती जब पता रहेगा तब तो सही होगा, वो तो ऊपर गलती तो नीचे भी गलती। तो जिसको अगर मान लीजिए 25 नंबर में क्वेश्चन था, तो जिसको गलती नहीं पकड़ में आ रहा है उसको सम करना ही नीचे, उसको 0 मिलेगा उसमें। गलती नहीं पकड़ में आया तो सही भी नहीं ठीक बना रहे हैं, यानी कि 8 गया, 8 नीचे और गया, बग गया, वो भी गया, 25 में पूरा 0 धरा हुआ रहेगा, पास ही कैसे होंगे। यानी कि क्वेश्चन का सिलेक्शन कि अगर 3 में मेरे को कौन सा करना है, प्रैक्टिकल वाला है तो हमको प्रैक्टिकली आता है क्या वो मोटा मोटी, तब तो हम करने जाए ना। हमको मोटा मोटी कुछ आता ही नहीं है, वो तो 0 दे देगा हमको, उससे बढ़िया हम कोई दूसरा करें। 20 मिनट्स में सिलेक्शन, 20 मिनट में जो हम लोग को रीडिंग टाइम मिलेगा, सबसे मेन फोकस देना है कि जो 3 ठो ये वाला दिया हुआ है सेक्शन बी वाला, कौन सा 2 हम करने वाले, आपको यही टारगेट रखना है पहले कि जो 3 वो लोग दिया है उसमें 2 ठो हम कौन सा करेंगे। और जब वो डिसाइड कर लो कि बाद में नौटंकी मत करना आंसर देने के टाइम, 20 मिनट पहले ही जितना नौटंकी करना है मन में कर लेना। फिर उसके बाद जो केस स्टडी में अनसीन वाला है, अगर वो भी आप रीड कर पाओ बहुत अच्छा। बट क्या होता है 20 मिनट लगता बहुत है, फटाक से पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो अगर हम 3 ठो पढ़ा है, एनालिसिस किया, उसमें 15-17 मिनट जा चुका होगा, तो हम अनसीन वाला जितना भी पढ़ पाए गनीमत है। उसके बाद तो एग्जाम चालू हो जाएगा। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि हम कौन सा करेंगे। अब केस स्टडी के अंदर मान लो कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिया है, आदमी क्या सोचता है प्रैक्टिकल वाला करते हैं, जनरली टेंडेंसी होता है, हम लोग भी बैठे होंगे मन में यही चल रहा होगा, हम तो जहां जहां प्रैक्टिकल होगा वही करेगा। मत सोचना ऐसा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं एग्जाम में पास होने का। बिकॉज प्रैक्टिकल जो है अगर उसमें एक्यूरेसी लेवल प्रॉपर नहीं होगा, पूरा काट काट के 0 देता है। वो बोल रहे हैं पोस्ट एग्जामिनेशन गाइड में सब लिखा होगा कि आप सोचेंगे प्रैक्टिकल हम तो कुछ भी लिखे नंबर मिलेगा, सब 0 मिलेगा। और उसके ऊपर जो थ्योरी लिख रहे हैं वो भी गया। प्रैक्टिकल आपने रॉन्ग किया तो थ्योरी जस्टिफिकेशन सही कैसे होगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है। आपको पहले सेक्शन ए करना है कि बी, पहले ये देखिए कि आपको सेक्शन ए में अगर बहुत लेंदी कैलकुलेशंस वगैरह करना है तो आप हो सकता है उसमें 45-1.5 घंटा के बदले बहुत ज्यादा देर लगा देंगे। आप पहले ये 2 ठो कर लीजिए और फिर उसके बाद आप सेक्शन ए में जाइए। पर्सन स्पेसिफिक बात अलग है, कोई जन को बोलेगा हमको सेक्शन ए पहले करना है, मर्जी मेरा, लेकिन नॉर्मली एडवाइस है कि सेक्शन बी पहले करना चाहिए। 25-25 नंबर वाला 2 ठो जो हमको आता है हम कर लिए। सेक्शन ए हम प्री सीन घर से पढ़ के आए हैं अच्छा से, उसमें जितना भी अनसीन पोर्शन के बेसिस पे हम प्रोसीड कर पाए जितने अच्छे से। मन से तो बहुत सारा चीज लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जितना हम अच्छे कर पाए उसके अंदर। तो यहां जो अभी P3 वाला पेपर है पूरा का पूरा रिस्क एनालिसिस,
5 पोर्शन में रिस्क को डिवाइड किया। पहला टॉपिक क्या क्या रिस्क होता है डिफाइन किया है, करीब 15-20 पन्ना का टॉपिक है, रिस्क क्या होता है बताया, फिर उस रिस्क को लेकर आगे अलग अलग तरह से एक्सप्लेनेशन दी है। तो 5 पार्ट्स क्या क्या लिखते हैं। द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स P3 के लिए। सेक्शन ए मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, सेक्शन ए मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, ये एक लौता टॉपिक ही है चैप्टर 5, एक ही टॉपिक है, 10% इससे आएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, जब 10% आएगा तो आया ही था नहीं, ये तो सिलेबस है ना ये लोग का, लिख रहा है कि हम 10% पेपर में इससे देंगे, देना पड़ेगा उनको। इसके अंदर ये कॉस्टिंग वाला पोर्शन है, मतलब जो तुम लोग बोल रहे थे ना कि भाई एबीसी वगैरह इसी के अंदर जो है लिखा है, और इसके अंदर ये भी बता रहा है साथ में कि जो मैनेजमेंट है वो रिस्क को कैसे कंट्रोल कर पाएगी, मैनेजमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि फ्रॉड रिस्क, जितना भी टाइप का रिस्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम हो, और वो रिस्क हम जरूर ले जिसके लेने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो तो लेना ही पड़ेगा ना। तो मैनेजमेंट को किस तरह से सिस्टम अप्लाई करना चाहिए रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ये पोर्शन समझाया गया है। ठीक है, बहुत लेंथी चैप्टर है, 150 पन्ना का, 150 पेज का चैप्टर है। फिर सेक्शन बी, सेक्शन बी रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल 25%, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल 25%। सर अभी तो बाहर बोला, चैप्टर 2, 3, 5 3 टॉपिक, चैप्टर 2, 3, 5 3 टॉपिक। हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले या तो ये पढ़ेंगे या हम लोग फाइनेंशियल लिस्ट, डिपेंड करता हमको। 2, 3, 5 तीनों टॉपिक, 4 सॉरी 2, 3, 4 2, 3, 4 हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, बेसिकली वो लोग यहां पर इंट्रोडक्शन दिया है, क्या रिस्क होता है, कितने टाइप का रिस्क होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है। इसके अंदर पढ़ने में मजा क्या आता है, जब भी कोई रिस्क का एग्जाम्पल दिया है ना, उसका एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वर्ल्ड में जो हुआ हुआ दिया हुआ है। सब प्राइम क्राइसिस अच्छा से समझाया, वर्ल्ड बैंक में कुछ गड़बड़ी हुआ अच्छा से समझाया, हर चीज को एक्सप्लेन किया। मे बी दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम बट इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, वो नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है एरिया को। 2, 3, 5 4 2, 3, 4 व्हाट इज रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू मैनेज दैट रिस्क। तो 2, 3, 4 वो है, 5 नंबर ये हुआ, 25 और 10 35% हो गया।